तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स। आज हम लेक्चर 1 करेंगे। आप सभी को पता है हमारा जो अर्जुन बैच है वो डेडिकेटेड है आपके एमटीएस एग्ज़ाम के लिए। और अब हम बहुत लंबा चलकर आ गए हैं, एक माइलस्टोन को क्रॉस करके आ चुके हैं। हम कंप्लीट स्टैटिक जीके कवर कर चुके हैं, कंप्लीट हम हिस्ट्री कवर कर चुके हैं, कंप्लीट हम पॉलिटी कवर कर चुके हैं। उसके बाद अभी हमने लास्ट ज्योग्राफी कवर किया है। अब हम ख़त्म करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स को। टोटल यहाँ पर 8 लेक्चर आएंगे इकोनॉमिक्स के। 8 लेक्चर में मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट इकोनॉमिक्स करा दूंगा। इसी के साथ हमारी जीके वाला पोर्शन है यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारा जो साइंस वाला जीएस वाला पोर्शन बचेगा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसको हम आगे परस्यू करेंगे इकोनॉमिक्स को ख़त्म होने के बाद। तो बहुत लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन हो गया। यहाँ पर हमारा जो पहला लेक्चर है इसमें हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इकोनॉमी को समझेंगे, ठीक है। और आप सभी को पता है हमारा लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है। और हमने ज्योग्राफी में मैंने बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा लिखवाई थी, जिससे कि क्या होता है कि मेरा थोड़ा सा हिंदी बैकग्राउंड से नहीं हो, तो हिंदी थोड़ा सा कमज़ोर है। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादातर चीज़ें मैं लिख के लेके आया हूँ स्लाइड पर, और उसको हमने ऑलरेडी हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है, जिससे कि यहाँ पर किसी भी बच्चे को दिक्कत ना आए। और ये क्लासेस सिर्फ एमटीएस के लिए डेडिकेटेड तो है ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप सीजीएल दोगे, सीएचएसएल दोगे, आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। हमने सभी पेपर्स को अच्छे से एनालिसिस करने के बाद तब मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए अब हम यहाँ पर हमारा बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी समझते हैं। हम अपना यहाँ पर इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इकोनॉमी की, और देखो मैं आपको एक चीज़ तो इंश्योर कर रहा हूँ, आज से पहले आपने इकोनॉमी पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, और अगर पढ़ी है तो समझ में नहीं आई है। बहुत सारे बच्चे इकोनॉमिक्स को स्किप करते हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आती। लेकिन मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ, 8 लेक्चर देख लो। आप ये ना कहो कि भैया इकोनॉमिक्स तो हलवा थी, मैं ही कहाँ डर रहा था। तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, आने वाले 8 लेक्चर में आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स करा दूंगा, और इकोनॉमिक्स बहुत आसान लगेगी, ठीक है। देखो, हमारी जो इकोनॉमी है ना, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, हर चीज़ को ज़्यादातर हम यहाँ पे हिंदी में सेम चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगा। हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उसको 2 पार्ट में हम पर्टिकुलरली डिवाइड करते हैं। एक आता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक आता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था, समष्टि अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। देखो, अभी मैं एक बात कहूँ आपसे, मैं तुम्हारे गांव में, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैं कह रहा हूँ आपके गांव में, जिस गांव में अभी आप रह रहे हो, उस गांव में 100 लोग रहते हैं। आप बोलोगे ठीक है, उसमें से अब मैं किसी एक इंसान की, एक फैमिली की जाके देख रहा हूँ कि वो कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, वो क्या खा रहे हैं, क्या मतलब, उन पर मैं पर्टिकुलर जाके स्टडी करता हूँ। तो जो एक स्मॉल ग्रुप है या इंडिविजुअल लेवल पर किसी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर, पर्टिकुलर फर्म के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर जब हम स्टडी करते हैं, तो उसे हम कहाँ पर रखते हैं। आप बोलोगे भैया उसको मैं रखूँगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और अगर वहीं पर मैं बात करता हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे आपके गांव में ये 100 लोग हैं, और मैं 100 लोगों के बारे में ही स्टडी करने की कोशिश करूँ, मैं ये देखूँ कि यहाँ पर गरीबी कैसे कितनी है, मैं पूरे लोगों पे ही स्टडी करने की बात करूँ, यहाँ पर कलेक्टिवली मैं स्टडी करने की बात करूँ, मैं एक ग्रुप पर स्टडी करने की बात करूँ, ठीक है, कि यहाँ पर ग्रोथ कैसे हो रही है, उस गांव में कितने लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है, क्या उनका सैलरी सोर्सेस है, गरीबी है तो कितनी है। अगर मैं एक पूरे ग्रुप पे अगर मैं स्टडी करता हूँ, तो वो आती हैं ये चीज़ें हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, ठीक है। जैसे कि हमारा, मैं जीडीपी जो कैलकुलेट करता हूँ, अब देखो जीडीपी पूरे देश की कैलकुलेट की जाती है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान की जीडीपी कैलकुलेट नहीं की जाती। तो वो किस में आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। अभी जैसे मैं बोलूँ भारत की नेशनल इनकम क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, अभी ये सारे वर्ड हम आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। लेकिन नेशनल इनकम हम पूरे भारत की निकालेंगे, तो उसको हम किस में रखेंगे, जल्दी से बताओ। आप बोलोगे भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स में रखेंगे। मैं बोल दूं हमारे भारत में जो महंगाई है वो किस दर से बढ़ रही है, अगर मुझे ये कैलकुलेशन करनी है, अपनी भारत की महंगाई निकालनी है, हम इनको अलग अलग पढ़ने वाले आने वाले लेक्चर्स में। जीडीपी से अच्छे सवाल बनते हैं, जीडीपी, जीएनपी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेशनल इनकम वाला जो हमारा लेक्चर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट वगैरह कराऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आने वाले टाइम में। जस्ट अभी आप समझो यार, इतना तो समझते होंगे ना, अगर हम जीडीपी निकाल रहे हैं, अब नेशनल आय निकाल रहे हैं, राष्ट्रीय आय निकाल रहे हैं किसी भी देश की, तो वो
पूरे देश की बात हो रही है, वहाँ पर हम कलेक्टिवली बात कर रहे हैं, ग्रुप में बात कर रहे हैं। तो इतनी चीज़ समझ में आई। तो बस इतना सा ही समझना है। और यहाँ से हम इकोनॉमिक्स में मुझे ऐसा नहीं है कि कल को जाके बजट तैयार करना है या आपको जाके बजट तैयार करना है, मैं आपको सिखाऊंगा। मैं आपको उतना सिखाऊंगा इकोनॉमिक्स में जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन मैं इस तरह से समझा दूंगा कि आपको आज के बाद इकोनॉमिक्स से जो डर लगता है ना मेरे भाई, वो इकोनॉमिक्स से डर भाग जाएगा। आप देखो मैक्रो और माइक्रो में आपको समझ में आ गया ना कि अगर हम यहाँ पर, मैं माइक्रो की बात करता हूँ, तो यहाँ पर हम पर्टिकुलरली स्टडी करते हैं, पर्टिकुलर स्टडी करते हैं, या आप बोल सकते हो इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करते हैं, या किसी एक फर्म की, मुझे फर्म के बारे में स्टडी करना है, तो वो किस में आएगा मेरा, आप बोलोगे भैया माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। समझ में आ गया? ठीक है। तो जैसे मुझे किसी पर्टिकुलर चीज़ की मुझे डिमांड देखनी है, सप्लाई देखनी है, ठीक है। अभी मैं ये टेक्निकल वर्ड इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ये दिमाग से ऊपर जाएंगे, तो उस चीज़ को अभी आप छोड़ दो, ठीक है। अगर कभी आपसे पूछे कि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, पेन चेंज कर करके लिखते हैं थोड़ा सा, जिससे कि आपको थोड़ा अच्छा लगे, है ना, आंखों में जो रिफ्लेक्शन जाए। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जल्दी से बताओ फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है। यहाँ ये सवाल बनता है। तो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हैं आपके, आप बोलोगे भाई साहब ये हैं एडम एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। अच्छा, एडम स्मिथ के बारे में एक और चीज़ ध्यान रखना, ये फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स तो है ही है भाई साहब, साथ में ये फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी हैं ये, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। अब देखो एक चीज़ बता देता हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैं खाली इंग्लिश में करा रहा हूँ, ठीक है। जैसे फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, अब सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, एडम स्मिथ। तो थोड़ा बहुत तो यार आप खुद से भी जानते हो, और देखो आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आई नो, इतना तो मैं आपसे भरोसा रखता हूँ, इतना तो मुझे आप पर भरोसा है कि आप इतनी चीज़ों को तो समझते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, आधुनिक इकोनॉमिक्स के, आधुनिक अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो कौन है, वो भी एडम स्मिथ हैं। क्यों है? एक किताब लिखते हैं, बहुत बार पेपर में पूछी गई है, एडम स्मिथ के द्वारा एक किताब लिखी गई है, बताओ किताब का नाम बताओ, ठीक है। तो वो है वेल्थ, और भाई वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन ही पूछता है, हिंदी में भी वेल्थ ऑफ नेशन ही लिख के देगा, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज कि भैया इसको हिंदी में लिख लेते हैं, नहीं, वेल्थ ऑफ नेशन, मैंने नेशनल लिख दिया क्या, जस्ट बेटा सेकंड, वेल्थ ऑफ नेशन, ये चीज़ मेरे भाई ध्यान रखना। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में इतना ध्यान रखना। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर को ही मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर बोले जाते हैं। साथ में मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी तो कोई पापा होंगे, तो इनके पापा के बारे में भी समझ लेते हैं। तो इनके पापा हैं, इनके फादर साहब हैं, हर किसी का कोई ना कोई पिता होता है ना, तो इनके पिता कौन है, इनके पिता हैं जे एम कैनीज। और पता है एक बार पेपर में 2021-22 का पेपर है, मे बी एसएससी का कोई, एक्चुअली मैं अभी नाम तो याद नहीं आ रहा, सीजीएल या सीएचएसएल में ये पूछा गया था कि भाई साहब ये बिलोंग कहाँ से करते हैं, तो ये भैया बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, ये चीज़ पता रखना, ठीक है। डील्स विद द रीजन बिहाइंड द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मैंने बताया ना मैक्रो इकोनॉमिक्स एक कलेक्टिवली हमारा स्टडी कर रहा होता है। तो हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे ये पेपर में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट ये अलग से लिखा है, ठीक है। डिटर्मिनेशन, देखो ये पॉइंट भी पूछा गया है, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल आउटपुट, हमारा जो टोटल आउटपुट होता है उसका जो डिटरमाइन करता है वो किसके अंदर रखा जाएगा, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये दोनों पॉइंट पेपर में पूछे गए हैं, यहाँ मैंने पॉइंट के फॉर्म में डाल दिया है। डील्स विद रीजन बिहाइंड द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, जो हमारे यहाँ पर संसाधनों की बेरोजगारी के कारण जो संबंधित होती हैं, जो भी अनएम्प्लॉयमेंट के वजह, जो रिसोर्सेस हैं अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जिम्मेदार, उनके ऊपर भी अगर हम स्टडी करेंगे तो कलेक्टिवली करेंगे, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे तो करेंगे नहीं, तो वो भी आपकी किस में आएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी। इतनी चीज़ समझ में आई? ओके, आपको बहुत अच्छी बात है। अब देखो इकोनॉमिक्स को ना, जो इकोनॉमी के सेक्टर होते हैं उनको अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया है। पहले हम समझेंगे यहाँ पर जो कैपिटल, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी के बेसिस पे किया गया है। बाद में हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी सेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद चलो अभी देखते हैं, इन 3 सेक्टर पे पहले फोकस करते हैं, प्राइमरी और आपका दूसरा कौन सा है, सेकेंडरी और टर्सरी पढ़ेंगे। लेकिन पहले यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। हमारे जो इकोनॉमी के सेक्टर हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था, और एक है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब यहाँ से सवाल बनते हैं, तो अब यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से आपके जो सवाल बनते हैं वो कैसे बनते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर पहले थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, है ना,
रेड ले लेते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो देखो हमने देखा ना, एक है आपकी कैपिटलिस्ट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक है आपकी सोशलिस्ट समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देखो कैपिटलिस्ट कौन सी होती है, जैसे अगर अभी हम बात करें कैपिटलिस्ट आपकी अमेरिका में एक तरह से आप देखोगे तो कैपिटलिस्ट आपकी इकोनॉमी है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, तो आप बस इतना सा समझो, प्राइवेट ऑनरशिप जहाँ पे देखने को मिलेगी, जहाँ पर गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा नहीं होता है, प्राइवेट का रोल ज़्यादा होता है, वो किस में आएगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अभी हमारा जो इंडियन रेलवे है उसका प्राइवेटाइजेशन करने की सोच रही है गवर्नमेंट, ऐसा अफवाहें हैं मार्केट में कि उसका क्या कराया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन क्या कराया जा रहा है ना। अभी कल को इंडियन रेलवे किसी प्राइवेट के हाथ में चली जाए, तो अभी जो आप 500 किलोमीटर जाते हो और 500 किलोमीटर का में भी आपका 500 से भी कम फेयर होता होगा, ठीक है, जो भी टिकट के प्राइसेस आपके कम है वो रेंडमली ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी देखो हमें इस वाले बहस में नहीं जाना कि कौन सी इकोनॉमी बढ़िया है, वो हर एक देश के ऊपर डिपेंड करता है कि किस देश के लिए किस तरह के लोग रह रहे हैं, और वो हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि अगर अमेरिका में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो भारत में भी होनी चाहिए। भारत में अभी जो इकोनॉमी है वो भी बात करेंगे, और वो अभी मेरे मतलब ठीक है हम अपने अकॉर्डिंग नहीं देख रहे, लेकिन हाँ भारत के हिसाब से भारत में अभी मिक्स्ड इकोनॉमी है, वो भी अभी बताऊंगा, लेकिन अभी कैपिटलिस्ट समझो। जैसे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। वहाँ पर क्या होगा, कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी होगी वहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप दिखेगी, मतलब जो मैक्सिमम सेक्टर होंगे जो इंसानों की नीड्स को फुलफिल करते हैं। जैसे ये बताओ, हमारी रेलवे है, इंडियन रेलवे है, एक आम आदमी की नीड्स को फुलफिल कर रही है ना, तो वो किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में है। हमारे इंडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्राइवेट के हाथ में है। ठीक है, तो अमेरिका में ऐसी जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो किस में है, आपकी प्राइवेट ओनरशिप है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उसको ही बोला जाता है जहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें प्राइवेट के हाथ में होती हैं और उनके उनके पास पूरी पावर होती है कि वो जो उसकी प्राइस रखना चाहें वो रख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या होता है, फ्री मार्केट, एक वर्ड है फ्री मार्केट। फ्री मार्केट का मतलब होता है कि वो अपने हिसाब से प्राइस को तय कर सकते हैं। अभी जैसे इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे ऐसा नहीं है कि अभी 500 रुपये फेयर है तो कल को 1000 कर देगी, नहीं करेगी ऐसे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक लोगों के बारे में भी सोच के चलती है, लोगों के वेलफेयर के बारे में भी सोच के चलती है। ठीक है, वो अभी हम इस सोशलिस्ट में पढ़ेंगे। लेकिन कैपिटलिस्ट में क्या है, इंसान अपना फ़ायदा देखता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बेस्ड ऑन प्रॉफिट, लाभ के आधार पर माल का वितरण होता है। क्योंकि मतलब जो चीज़ें बनाई जाएंगी, कौन सी चीज़ बनाई जानी है, कौन सी चीज़ नहीं बनाई जा रही है, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट। अब देखो इंडिया में सपोज कोई चीज़ है, जैसे यहाँ पर अभी हमारी गवर्नमेंट राशन देती है, बहुत सारे काम करती है। अभी यही चीज़ है प्राइवेट के हाथ में हो, कोई चीज़ प्राइवेट के हाथ में हो तो वो चीज़ नहीं बनाएगी ना, जिसको गरीब खरीद ही नहीं सकता। जो गरीब की नीड है वो कंपनी उस पर प्रॉफिट, उस पर फोकस नहीं करेगी, वो उस पर फोकस करेगी जो उसका सामान बिकेगा, जो अमीर लोग खरीद रहे होंगे, वो अपने प्रॉफिट पर फोकस करती है। ठीक है, और इससे क्या होता है, इनइक्वलिटी देखती है। जहाँ पर आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी ना, वहाँ पर इनइक्वलिटी देखने को मिलेगी। इनइक्वलिटी का मतलब है कि एक अमीर इंसान बहुत अमीर होता जाता है, एक गरीब इंसान बहुत गरीब होता जाता है। ठीक है, अगर हम वहीं पर बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की, समाजवादी अर्थव्यवस्था की, तो देखो समाजवादी अर्थव्यवस्था से ही समझ में आ रहा है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका आज के टाइम का रसिया, पुराने टाइम का यूएसएसआर, ठीक है, आपका चाइना। यहाँ पर आज भी सोशलिस्ट इकोनॉमी चलती है। ठीक है, जहाँ पर ज़्यादातर जो पावर होती हैं वो किसके हाथ में होती है, गवर्नमेंट के हाथ में होती है। और यहाँ पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन सी चीज़ें बनानी है, कौन सी चीज़ें नहीं। यहाँ पर प्राइवेट जो इंडिविजुअल होगा वो डिसाइड करेगा, यहाँ पर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कौन सी चीज़ बनानी है या नहीं बनानी। और यहाँ पर चीज़ों का जो फोकस होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो प्रॉफिट पे नहीं होता, वो पीपल नीड पे होता है। हाँ यार, गवर्नमेंट प्रॉफिट के बारे में सोचती है, लेकिन प्रॉफिट से पहले वो सोशल वेलफेयर के बारे में सोचती है कि भाई ठीक है, हम चीज़ों का उत्पादन या डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वो लोगों की नीड के हिसाब से देखेंगे, ना कि अपने प्रॉफिट के हिसाब से देखेंगे। तो ये किस में होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी को गलत बताते हैं, बहुत सारे लोग सही बताते हैं, लेकिन फिर से मैं बोलूँगा हम उस डिबेट में नहीं जाएंगे। और हमेशा ये प्रमोट करते हैं इनइक्वलिटी को, कि ये असमानता बनाने की कोशिश करते हैं कि लोगों के बीच में जो असमानता है वो कम से कम रहे। ठीक है, उसको डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं और इक्वलिटी को ये प्रमोट कर रहे होते हैं।
ठीक है। प्रमोट इन इक्वलिटी, ये सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, प्रमोट इक्वलिटी आएगा ना, ठीक है। यहाँ पर असमानता नहीं समानता होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्रमोट इक्वलिटी, ये समानता को बढ़ावा देती है। जो गवर्नमेंट है ना, वो यहाँ पर क्या करती है, समानता को बढ़ावा देती है कि ऐसा ना हो कि गरीब गरीबी होता जाए, अमीर अमीरी होता जाए। हमारे भारत में आप देखोगे तो ऐसा है अभी भी। दुनिया के 10% लोग बहुत सारी मतलब 50% से ज़्यादा की जो वेल्थ है वो अपने पास हेल्ड करते हैं। 10% तो छोड़ो, 1% लोग की मैं बात करना सही रहेगा, ठीक है। लेकिन अब हम देखते हैं कि इंडिया में कैसी है। तो इंडिया में आपकी है मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया में कैसी है, इंडिया में है मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पर आपको सोशलिस्ट भी मतलब सरकारों का भी ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें सरकार के हाथ में है और ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें प्राइवेट के हाथ में है। जैसे अगर हम स्कूल्स की बात करें, स्कूल्स गवर्नमेंट भी चलाती है। अब देखो गवर्नमेंट, जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ये प्राइवेट ओनरशिप है, यहाँ पर हमारे स्कूल है। यहाँ पर जो स्कूल की फीस डिसाइड होगी वो अपने प्रॉफिट के हिसाब से होगी। इनके मन में जितना आए प्राइवेट वालों के उतना कर दो। लेकिन हमारे यहाँ अगर सारे स्कूल ही प्राइवेट हो जाएं तो बहुत सारे लोग तो गरीब इंसान तो पढ़ा ही नहीं पाएगा। तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल भी हैं और प्राइवेट स्कूल भी हैं, ठीक है। गवर्नमेंट की फीस या तो बहुत कम होती है ना, या होती नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि गवर्नमेंट किसके बारे में सोचती है, पीपल नीड के बारे में सोचती है, ना कि अपने प्रॉफिट के बारे में। वहीं पर अगर एक प्राइवेट स्कूल होगा, वो भाई तुम्हारे बारे में तो सोचता ही सोचता है, पहले अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है, ठीक है। तो इसका फोकस प्राइवेट का स्कूल का किस पर फोकस रहता है, अपने प्रॉफिट पे। और गवर्नमेंट स्कूल का किस पे फोकस होता है, पीपल्स की नीड पर। ये सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। तो हमारी इंडिया में कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो जो मेजर पॉइंट हैं, आपको चीज़ें अगर देखो थोड़ी सी डाउट, जो मेजर चीज़ें हैं वो ध्यान रखो। कैपिटलिस्ट में ज़्यादातर चीज़ें प्राइवेट होती हैं। फ्री मार्केट का मतलब है अपने हिसाब से पैसा बढ़ा सकते हैं, पैसा प्रोडक्ट का प्राइस रख सकते हैं। साथ में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स का, वो प्रॉफिट के बेसिस पे होता है और यहाँ पर आपको इनइक्वलिटी देखने को मिलेगी। वहीं पर सोशलिस्ट में गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स होता है, वो पीपल्स के नीड के हिसाब से होता है, सोशल वेलफेयर के लिए होता है। और ये प्रमोट करता है इक्वलिटी को। किसको प्रमोट करता है, समानता को ये प्रमोट करता है। इंडिया में अगर, इंडिया में कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, मतलब सोशलिस्ट भी है इंडिया में और यहाँ पर आपकी क्या है, कैपिटलिस्ट भी है, कैपिटलिस्ट भी है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। यहाँ पर जो सोशलिस्ट हैं वो लोग वो बात करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं गुड्स का पीपल्स नीड्स पर, और ये फोकस करते हैं अपने प्रॉफिट पर। तो इंडिया में आपको दोनों ही देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया हमारा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब हम यहाँ पर देखते हैं सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ये भी सेक्टर्स ही हैं इकोनॉमी के। ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर हमने इकोनॉमी को 3 पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट में किया है बेसिकली। प्राइमरी सेक्टर जिसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोला जाता है इसको। उसके बाद हम टर्सरी सेक्टर जिसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, सर्विस सेक्टर। और एक है हमारा क्वार्टरनरी सेक्टर, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये 3 हमारा पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी 1-2 सवाल बने हैं, वो बता दूंगा आपको कि कौन सा सवाल बना है, ठीक है। एक है आपका प्राथमिक क्षेत्र जिसको कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं, एक है द्वितीयक क्षेत्र, एक है तृतीयक क्षेत्र, ठीक है, एक है चतुर्थक क्षेत्र। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं यहाँ पर कि आपका प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोला जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर देखो सवाल कैसे बनते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखो, जो प्राइमरी सेक्टर का मतलब है, देखो प्राथमिक मतलब ज़मीन से जुड़ा हुआ, अपने पर्यावरण से जुड़ा हुआ, अपने खेतों से जुड़ा हुआ, जो चीज़ नेचुरली हमें मिल रही है उस चीज़ से जुड़ा हुआ, तो वो किस में आएगा, वो आएगा प्राइमरी सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में, ठीक है। क्योंकि कृषि बहुत बड़ा योगदान देती है इसमें, इसलिए इसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। ये है, देखो यहाँ मैं लिख के भी लाया हूँ, डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड विद इन्वायरमेंट। इसका डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ। जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया, यहाँ पर आपको कृषि जैसे देख रहे हो। उसके बाद यहाँ पर है आपका एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पर जैसे वुड कटिंग, अब वुड कटिंग आप डायरेक्ट फॉरेस्ट से जाके वुड कटिंग कर रहे हो, तो वो भी आपका प्राइमरी सेक्टर में आ गया। उसके बाद आपका है माइनिंग खनन जो करते हैं। उसके बाद है आपका फिशिंग, मत्स्य पालन जिसको
या मछली पालन जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, आपके प्राइमरी सेक्टर से हैं। अब देखो पेपर में दो तरह से सवाल पूछा जाएगा इस स्टेटमेंट से, मैं बताता हूँ किस तरह से पूछा जाता है पेपर में। आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये बता दो जो ये आपकी माइनिंग है ये किस सेक्टर में आती है, प्राइमरी में आती है, सेकेंडरी में आती है, टर्सरी में आती है। आपका फिशिंग किस में आता है, आपका एनिमल हस्बेंड्री किस में आता है, एग्रीकल्चर किस में आता है, या चार ऑप्शन दे देगा और एक ऐसा दे देगा जो सेकेंडरी में आता होगा, प्राइमरी में नहीं आता होगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये प्राइमरी सेक्टर के एग्जाम्पल है, और प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल मतलब डायरेक्टली रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, जहाँ से हम नेचुरली कुछ निकाल रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आया। और एक और सवाल, जो प्राइमरी सेक्टर में लोग जुड़े रहते हैं और जो उसमें काम करते हैं उसको रेड कॉलर जॉब बोला जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से भी आपके पेपर में सवाल बनते हैं कि रेड कॉलर जॉब किसको बोलते हैं, किस सेक्टर में काम करने वालों को बोलते हैं, तो जो प्राइमरी सेक्टर से एसोसिएटेड होते हैं क्या बोला जाता है, रेड कॉलर जॉब। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। साथ में हमारे इंडियन इकोनॉमी की ये क्या है, बैकबोन है, हिंदी में बोलते हैं रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अभी हम पार्टिसिपेशन भी देखेंगे, क्योंकि एक टाइम पर हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा बूस्ट किया था, लेकिन अभी तो देखा जाए एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स इसका बहुत कम योगदान है, लेकिन लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। वहाँ से भी सवाल बनता है वो, लेकिन तीनों सेक्टर कराने के बाद तब मैं आपको पढ़ाऊँगा वो चीज़ें। और अगर मैं यहाँ पर आगे बात करता हूँ, नेक्स्ट है मेरा यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर, जिसको मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी, निर्माण क्षेत्र भी यहाँ पर बोला जाता है। अब जैसे इसमें क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चर से ही आपको समझ में आ रहा है कि भैया मैन्युफैक्चर का मतलब है चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही होंगी, चीज़ों का क्या हो रहा होगा, प्रोडक्शन हो रहा होगा। अब जैसे कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का देखो, इंडस्ट्री क्या करेगी, रॉ मटेरियल को किसी गुड्स में यहाँ पर परिवर्तित कर रही होगी। तो जो आपके प्राइमरी सेक्टर के रॉ गुड्स होते हैं ना, जो प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे माल, जैसे आप देखो तुमने माइनिंग की, वहाँ से कोयला निकाला, अब कोयले को शुद्धिकरण भी किया जाएगा या बहुत सारी चीज़ें की जाएंगी, या तुमने मिनरल्स निकाल ली, अब मिनरल्स को अलग, अब सब मिक्स होते हैं, उनको साफ़ करके तुम्हें ऑयल बनाना है, बहुत सारी। ठीक है, अब यहाँ पर मिनरल्स निकाल लिए, तो मिनरल से भी आप उसके आप जाके क्या बनाओगे, एल्युमिनियम बनाना है और मेटल बनाना है। ठीक है, मिनरल्स ही बनाते, ओर से ही बनते हैं आपके। अब जैसे ऐसे थोड़ी नहीं कि डायरेक्ट आपकी पेट्रोल निकल आती है, भाई उसमें बहुत सारी मिक्स होते हैं, फिर उनकी रिफाइनिंग होती है, फिर जाके वो उनमें से जो पेट्रोल होती है, डीजल होता है, उनको सबको अलग अलग किया जाता है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है, जो कि एक फाइनल प्रोडक्ट बना के देता है, फाइनल प्रोडक्ट बना के देता है, वो आपका किस सेक्टर में है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। बेसिकली इसमें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ठीक है, चीज़ों का निर्माण हो रहा है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, तो ऐसा कुछ खास नहीं है कि आपको बहुत कुछ रटना है, इसमें बहुत आराम से आप कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टर्सरी सेक्टर, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है, सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। देखो एक बार पेपर में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा इनटेंजिबल इन नेचर है, मतलब इनटेंजिबल को मतलब है जिसे तुम छू नहीं सकते। अब जैसे देखो कोयला वगैरह है या कोई प्रोडक्ट बना जो मैन्युफैक्चरिंग में हुआ, आप छू सकते हो, लेकिन टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या मेरे पढ़ाई हुए को आप टच कर सकते हो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, समझ रहे हो ना। तो मैं किस में आऊँगा, मैं अगर यहाँ से मैं अपने कुछ रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ, और वो अगर इकोनॉमी में यहाँ पर मैं पार्टिसिपेशन दे रहा हूँ, तो वो किस में आएगा, तो आप बोलोगे भैया वो टर्सरी सेक्टर में आएगा। किस में आएगा, टर्सरी सेक्टर में। जैसे अभी देखो एक कंपनी है, सपोज एक साबुन मान लो, एक सोप मान लो, है ना, वो एक सोप की कंपनी, सोप बन गया, लेकिन उसका एडवर्टाइजमेंट कराया जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च किया जा रहा है। ठीक है, तो ये किस में आएगा, आप बोलोगे भैया ये टर्सरी सेक्टर में आएगा, सर्विस सेक्टर में आएगा। टीचिंग किस में आएगी, सर्विस सेक्टर में आएगी। ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं पेपर में, एक एक एग्जाम्पल वही उठा के लाऊं जो पेपर में पूछे गए हैं, तो ये ध्यान रखना। बैंकिंग किस में आएगी, आप बोलोगे भैया सर्विस सेक्टर में आएगी। हेल्थ आपकी सर्विस सेक्टर में आएगी। ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज सर्विस सेक्टर में आएगा। टूरिज्म सर्विस सेक्टर में आता है। होटल एंड रेस्टोरेंट सर्विस सेक्टर में आते हैं। एटीएम सर्विसेज, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, सर्विस सेक्टर में, जो बेसिकली एक तरह से सर्विस दे रही हैं आपको, आप उसके बदले कोई प्रोडक्ट नहीं दे रही। जैसे अब आप होटल में जाते हो, ठीक है, तो होटल में ऐसा तो नहीं है कि आपने पैसे दिए उसके बदले उसने कुछ प्रोडक्ट दिया, भाई आप गए, उसने बोला कि ठीक है भाई आप रात तक स्टे करो, सुबह चले जाना। ठीक है, तो एक तरह से सर्विस दी, कोई प्रोडक्ट नहीं दिया आपको आपके पैसों के बदले। अभी सपोज ये जो बैच आप फ्री पढ़ रहे हो यूट्यूब पे, इसे मैं पेड कर देता, है ना, तो यहाँ पर आप अगर पेड कर देता तो आप मुझे पैसे देते, मैं उसके बदले प्रोडक्ट नहीं देता, आपको सर्विस देता। समझ गए ना, आपको एक तरह से पढ़ा रहा हूँ। और इसको क्या बोला, इस सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनको क्या बोला जाता है, वाइट कॉलर जॉब बोला जाता है। ठीक है, ये एक चीज़ यहाँ पर ये याद रखना।
और देखो सर्विस सेक्टर में ऐसे याद कर लो, देखो यहाँ पर टर्सरी सेक्टर है, आपकी सर्विस सेक्टर है। अब ऐसे एक आपका दोस्त है जो बैंक में काम करता है, ऐसे याद कर लो, बैंक में वो सर्विस करता है, लोगों को सर्विस दे रहा है, सेवा दे रहा है। तो यहाँ पर वो एकदम टाई बेल्ट लगा के वाइट शर्ट पहन के जाता है, वाइट कॉलर एकदम, और शाम को आता, गंदा नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पर वाइट शर्ट पहनते हैं, क्योंकि काम वैसा रहता है। कोई ऐसा नहीं है जैसे मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, आप देखो, आप अगर मैन्युफैक्चरिंग में जाओगे तो मैन्युफैक्चरिंग में आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे, लेकिन सर्विस सेक्टर में आपके कपड़े गंदे नहीं होंगे। इसलिए वाइट कॉलर जॉब है, वाइट कपड़े पहने जाते हैं। इस तरह से ट्रिक बना के आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया यहाँ पर। अब थोड़ा सा हम क्वार्टरनरी सेक्टर के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। क्वार्टरनरी सेक्टर, जस्ट बेटा सेकेंड, ये सर्विस सेक्टर यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ठीक है। फोकस ऑन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज एंड इनोवेशन, ये मतलब थोड़ा सा जो क्वार्टरनरी सेक्टर होता है ना, इसमें दिमाग लगता है, इसमें बुद्धि लगती है, ठीक है। तो वो भी तो हमारी इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, जैसे हमारा इसरो हो गया, ठीक है। ये किस में आता है, क्वार्टरनरी सेक्टर में। DRDO हो गया, और भी सेक्टर्स हैं जो मतलब कुछ इनोवेशन पर, कुछ एक्सपेरिमेंट पर, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, वो किस में आता है, आपका क्वार्टरनरी सेक्टर में आता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि किस सेक्टर का कितना रोल है हमारी इकोनॉमी में। यहाँ से सवाल बनते हैं, देखो अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्टर का, तो हमारे इकोनॉमी में जो इसका पार्टिसिपेशन है सिर्फ 14.39% है, सबसे कम प्राइमरी सेक्टर से है, एग्रीकल्चर सेक्टर से है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारी वर्क फोर्स है ना, ये पेपर में पूछा गया है, सबसे ज़्यादा जो हमारी वर्क फोर्स है, मतलब जो लोग काम कर सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा किस में बिजी हैं, प्राइमरी सेक्टर में। मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, लेकिन आउटपुट सबसे कम है। इकोनॉमी में जो पार्टिसिपेशन है वो 14.39 का ही है। अब तुमने जैसे गांव से हो तो अगर एक चीज़ देखी होगी, एक गांव में अगर 6 लोग हैं तो 6 के 6 लोग, अगर उन पर 5 बीघा खेत है तो 5 बीघा खेत में लगे हुए हैं मेहनत करने से। अगर उसको अगर 2 लोग भी करना चाहें ना, 2 लोग भी कर सकते हैं। ये मानो कि जो 4 लोग एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, ये बेमतलब के लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको, अभी हम जब अनएम्प्लॉयमेंट में देखेंगे तो आपको दिखेगा, जब मैं आपको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा रहा हूँगा। लेकिन बस अभी आप इतना याद रखो कि सबसे कम हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है जो कि हमारी इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन करता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वर्क फोर्स यहीं पर लगी हुई है, सबसे ज़्यादा लोग जो काम करने वाले लोग हैं सबसे ज़्यादा यहीं पर हैं। वहीं पर अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर की, ये हमारी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करता है 31.46। और यहाँ पर जो आपका ये इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करता है 31.46, और यहाँ पर जो लोग लगे हुए हैं, टोटल वर्क फोर्स का कितना परसेंट लोग लगे हुए हैं, 24.3% लोग लगे हुए हैं। और ये एग्जैक्ट डाटा आपके CHSL में पूछा गया था, इसलिए मैं यहाँ पर औरों का भी लिख के लेके आया हूँ। अगर आपको डेटा नहीं याद करना तो एटलीस्ट आपके दिमाग में इतना घुसना चाहिए कि सबसे कम इकोनॉमी में जो पार्टिसिपेट करता है वो प्राथमिक क्षेत्र करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग जो लगे हुए हैं वो किस में है, इसी में है, ठीक है। 50% से भी ज़्यादा है, इस तरह से याद कर लो। उसके बाद सेकेंडरी बीच का है, तो इसमें बीच के ही है, बीच मतलब ना तो ये सबसे ज़्यादा करता है ना ये सबसे कम करता है, और ना इसमें सबसे ज़्यादा लोग हैं ना सबसे कम है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए टर्सरी सेक्टर, सबसे ज़्यादा आपका यही पार्टिसिपेट करता है हमारे इकोनॉमी में, टर्सरी सेक्टर। और यहाँ पर 27% लोग हैं जो इसमें, जो हमारी टोटल वर्कफोर्स का 27% लोग इसमें इंडल्ज हैं। ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड आ गया। अच्छा, मैं तुमको एक और चीज़ बता दूं, जैसे हमने ये किया, एक होता है जो आपके इकोनॉमी डिवाइड की जाती है ना, वो ओनरशिप के बेसिस पे भी की जाती है। जस्ट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, 1-2 एग्जाम्पल पूछ लेता है, नहीं भी पढ़ोगे तो आप कर दोगे उसे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, आपके दिमाग में रहना चाहिए, आप आराम से कर दोगे। एक इकोनॉमी को डिवाइड किया जाता है ओनरशिप के बेसिस पे, ठीक है। जैसे कि एक है आपका पब्लिक सेक्टर, एक है आपका प्राइवेट सेक्टर, ये है आपका ओनरशिप के बेसिस पे। तो जो आपका पब्लिक सेक्टर है ना, इसमें जो ओनर होता है वो कौन होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट लिख लो, ठीक है। इसकी जो ओनर होती है वो कौन होती है, आपकी गवर्नमेंट होती है। और यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में जो ओनर होता है, प्राइवेट सेक्टर में कौन होगा, कोई इंडिविजुअल होगा, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति की बात कर लो आप, या किसी प्राइवेट कंपनी की बात कर लो, और प्राइवेट कंपनी ये यहाँ पर ओनर होंगे, ठीक है। अब जैसे देखो, मैं पब्लिक सेक्टर की बात करता हूँ, जैसे कि पब्लिक सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वो पब्लिक सेक्टर में आ गई, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है
तुमने देखा होगा कि अगर आप यहाँ पर प्राइवेट बस से ट्रैवल करोगे तो खर्चा ज़्यादा आता है और गवर्नमेंट बस से ट्रैवल करोगे तो खर्चा बहुत कम आता है। आपको बाई सिटी जेड सिटी में तो इतना नहीं दिखेगा, बट अगर आप मेट्रो सिटीज़ में या एक्स सिटीज़ में देखोगे, ठीक है, जैसे अभी करंटली मैं मुंबई में रह रहा हूँ, वहाँ जहाँ तक जैसे आपका जैसे यहाँ पर लोकल ट्रेन्स चलती हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर आपको 50-60 किलोमीटर भी जाना है ना, 50-60 किलोमीटर, तो आप लोकल ट्रेन से 10 या 20 रुपये में लगभग ट्रैवल कर सकते हो। ऐसी बसेस चलती हैं, ठीक है, हर शहर में बसेस चल रही हैं मुंबई में, है ना। तो यहाँ पर जो एक ऑटो वाला आपसे चार्ज करेगा, मीटर के हिसाब से चलता है, अभी वो 1.5 किलोमीटर का 26 रुपये लेगा, है ना। फिर उसके बाद मीटर इतना स्पीड से भागता है, अगर आप 3-4 किलोमीटर भी गए तो आपके 50 से 60 रुपये चले जाएंगे। वहीं पर अगर वही डिस्टेंस आप एक जो यहाँ पर बस चलती हैं, ठीक है, मुंबई में अलग अलग जगह जो बस चल रही हैं, अगर उससे ट्रैवल करोगे आप तो लगभग आपके मिनिमम 10 रुपये में आप इतना ट्रैवल कर सकते हो। तो कहने का मतलब है, तो आपके जैसे अब यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में कौन से आ जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल आ गए, ठीक है, और बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, तो वो सारे किस में आते हैं, प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। कभी एग्जाम्पल पूछ लेता है, कभी ऐसे पूछ लेगा इनमें से कौन सी पब्लिक गुड है, कौन सी यहाँ पर प्राइवेट गुड है, तो बहुत आराम से बता दोगे। जैसे अगर पब्लिक गुड की बात करें तो रोड्स गवर्नमेंट ही बनवाती है, डिफेंस आपका गवर्नमेंट ही देख रही है, ठीक है। अभी जैसे कानून बनाने की जो चीज़ें हैं, लॉ इन्फोर्समेंट है, वो कौन बना रही है, यहाँ पर गवर्नमेंट बनाने का काम करती है। तो अभी तो ये सारे किस में आते हैं, आपके पब्लिक गुड में आते हैं। प्राइवेट गुड में जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आते हैं, जैसे आपका खुद का घर हो गया, वो आपका प्राइवेट घर है, ठीक है, समझ गए ना। तो कभी भी एग्जाम्पल आएगा तो आप आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, 1-2 बार पेपर में पूछा गया कि भैया फाइनल गुड क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड क्या होता है, तो मैंने कि चलो यार इसे करा देते हैं, वरना ऐसा तो नहीं है कि देखो ये सवाल वो है कि मैं नहीं कराता, मे भी तब भी आप कर दोगे, कोई बड़े सवाल नहीं है। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं, भैया ये बताओ इंटरमीडिएट गुड क्या है, आप बोल रहे हो भैया इंटरमीडिएट का मतलब होता है मध्यवर्ती। अब इंटरमीडिएट गुड का मतलब होता है इंटरमीडिएट गुड्स नीड्स फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन इकोनॉमिक प्रोसेस। मतलब इंटरमीडिएट गुड वो है जो अभी जैसे उस पर थोड़ा सा, जैसे वो यहाँ से प्राइमरी सेक्टर से आ गई है, 1-2 उस पर प्रोसेस हो गया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एक बात बताओ, जैसे व्हीट है, व्हीट मेरा कहाँ से आया, प्राइमरी सेक्टर से आया, गेहूँ आया, उसका मैंने क्या बना दिया, हाँ, मैंने बोल दा व्हीट का यहाँ पर मैदा बना दिया गया, मैदा। और इस मैदा का क्या बना, बाद में जाके बिस्किट बना। और वो बिस्किट क्या किया आपने, बिस्किट आपने खाया, आपने बिस्किट खाया। तो अब मेरे को ये बताओ इसमें से इंटरमीडिएट गुड कौन सी है। तो भैया आप बोलोगे यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड है ये मैदा, है ना। ये मेरी मैदा क्या है, इंटरमीडिएट गुड है, गुड्स है। अभी इसको और मतलब इसको मुझे बिस्किट बनाना पड़ा, अभी इसमें और हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं और इसका रूप बदल सकते हैं। और अब ये जो बिस्किट बना, बिस्किट आपने क्या कर लिया, खा लिया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फाइनल गुड हमेशा फाइनल ही हो। अगर मैं ये कहूँ मैंने इस बिस्किट से वो एक मीम वायरल हुआ था ना यूट्यूब पे, बिस्कुट करके, मतलब बिस्कुट, ठीक है, तो वही याद आ गया। तो यहाँ पर अगर हम बिस्किट की बात करते हैं, यहाँ पर अगर मैंने इस बिस्किट से यहाँ पर केक बना दिया, या बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे ओरियो शेक बनता है। सपोज ये बिस्किट लेके आए आपने ये ओरियो बिस्किट लेके आए, ओरियो बिस्किट को आपने क्या बना दिया, शेक बना दिया, और शेक को यहाँ पर कंज्यूमर को बेच दिया, या शेक आपने खुद पी लिया। तो यहाँ पर जो आपका ये बिस्कुट है ना, अब ये फाइनल गुड नहीं है, अब ये इंटरमीडिएट गुड है। तो समझ में आया ना इंटरमीडिएट गुड क्या होती है और फाइनल गुड क्या होती है। फाइनल गुड है भैया अब तुमने शेक पी लिया, अब उसमें तुमने कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया, तो वो तो हो गई आपकी फाइनल गुड। और जिसमें आपने ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, वो क्या हो गया आपका यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड हो गया, और जिसमें नहीं कर सकते वो फाइनल गुड हो गया। अब जैसे देखो वहाँ पे पूछा गया था कि पेपर में आपसे सवाल पूछा गया था कि एक तो इंटरमीडिएट गुड का ये पूछा गया, सेम स्टेटमेंट दिया था ऑप्शन में, सेम उठा के लाया हूँ। साथ में अगर यहाँ पर हम देखें फाइनल गुड की, तो फाइनल गुड का मतलब होता है कि भैया फाइनल गुड का मतलब है फाइनल यूज, ठीक है, और अब वो लास्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन से आ चुकी है, अब नो फर्दर, अब उसमें कोई भी क्या नहीं होना, नो फर्दर आप बोल सकते हो, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है उसमें। अब उसका हम डायरेक्ट क्या करेंगे, कंजम्पशन में उसका इस्तेमाल करने वाले हैं।
ठीक है, नोट प्रोसेस्ड और ट्रांसफॉर्म्ड। अब उसे हम ना तो प्रोसेस्ड करेंगे आगे, ना ट्रांसफॉर्म्ड करेंगे। और ये जैसे फाइनल गुड्स भी दो प्रकार की होती हैं, एक होगी कंजम्पशन गुड, जो कंजम्पशन जैसे खाना, अब खाना बन गया तो वो खाओगे, अब उसमें और क्या करोगे उस खाने का, है ना। अब तुम ये देखो, कोई भी बात है ना इन जनरल सेंस की आती है, आप बोलोगे भैया मैं तो खाने का, जैसे मैंने रोटी बना ली अब मैं तो उसका कुछ और बना लूंगा, वो एक अलग बात है। जनरल सेंस में खाने का आप क्या करोगे, कंजम्पशन ही करना है आपको। कपड़े कपड़े अगर तुम जींस लेके आए तो वो पहन हो गई, ऐसे नहीं ना कि जींस को काट के बैग बना दोगे उसका तुरंत, वो तो बाद में बनता है, ठीक है, समझ गए ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कैपिटल गुड्स, तो कैपिटल गुड्स में जैसे मशीन हो गई आपकी, टूल्स हो गए, बिल्डिंग हो गई, मतलब कैपिटल से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कंजम्पशन, जो कंजम्पशन के जो खाने पीने के यूज करने के लिए यूज होती है, कैपिटल गुड्स में वो आते हैं आपके, जैसे मशीन्स, टूल्स, बिल्डिंग्स, ये सब कैपिटल गुड्स में आते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पुश फैक्टर और पुल फैक्टर की। यहाँ से भी मेरे भाई सवाल बना है। अभी देखो, जो पुश फैक्टर है और पुल फैक्टर है वो क्या होता है, जैसे देखो मैं बताता हूँ पुश फैक्टर क्या होता है, पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप एक गाँव में रह रहे हो, है ना, आप कहाँ रह रहे हो, एक गाँव में रह रहे हो, है ना। अभी आपने देखा होगा आपके गांव के बहुत सारे लोग, अभी आप तो पढ़ाई कर रहे हो, आप तो प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने देखा होगा आपके यार दोस्त यहाँ इस गांव को छोड़कर एक बड़े शहर में चले गए हैं, किस लिए, जॉब करने के लिए। वो अभी जॉब कर रहे हैं, ये इस गांव से यहाँ जॉब करने जो बी शहर है वो क्यों गए हैं मुझे बताओ। तो आप बोलोगे भैया यहाँ पर उनके लिए जॉब नहीं थी, यहाँ पर उनके लिए ऐसी जॉब वाली कंडीशन नहीं थी, हो सकता है यहाँ पर उन्हें सैलरी कम मिल रही हो, यहाँ पर सैलरी ज़्यादा मिल रही हो। तो पुश फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो आपको मजबूर करते हैं अपना घर छोड़ने के लिए, है ना। थोड़ा सा इमोशनल कर देता हूँ कि पुश फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो आपको मजबूर कर देते हैं, आपको अपना, जहाँ से आप 20 साल 22 साल 23 साल आपने गुजारे, जिन गलियों में गुजारे, जिन दोस्तों के साथ गुजारे, जिन माँ बाप की छाँव में रह के गुजारे, उनको छोड़ के एक दूसरे शहर जाने पर आपको मजबूर कर देते हैं, वही कहलाते हैं आपका पुश फैक्टर। अब पुश फैक्टर क्या होता है, जैसे गरीब, अब एक गरीब इंसान जिसको पैसे की ज़रूरत होगी वही तो जॉब करने जाएगा, सिंपल सी बात है। अनएम्प्लॉयमेंट, आपको अपने गांव में रोजगार नहीं मिल रहा है, तभी तो वो लोग आपके गांव को छोड़ के एक बड़े शहर में गए हैं। हो सकता है कि अब जैसे बहुत सारे शहर हैं, जैसे क्या होता है, अभी सपोज हमारा जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर वाले स्टेट हैं, अभी जैसे लड़ाई भी हुआ था, तो बहुत सारी जो बॉर्डर वाली विलेजेस होते हैं वहाँ से लोग छोड़ के चले जाते हैं कि भाई हम रह ही नहीं रहे, यहाँ डेली कुछ ना कुछ होता रहता है। तो हो सकता है कि वॉर की वजह से तुमको एक जगह छोड़नी पड़ जाए, हो सकता है कि आपके क्लाइमेट चेंज ऐसे हो गए कि आपको वो सूटेबल ही नहीं आ रहा है, तो आपका जो बिज़नेस था वो वहाँ पर रन ही नहीं कर पा रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन जो आपको मजबूर कर देते हैं आपका जो ओरिजिन होता है उसको छोड़ने के लिए, वही कहलाते हैं आपके पुश फैक्टर। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पुल फैक्टर की, अब ये थोड़े अच्छे होते हैं, ये एक उसकी तरह होते हैं, समझ गए ना, लाइक एक सुंदर कन्या की तरह, ठीक है, जैसे सुंदर कन्या की तरह तरफ आप अट्रैक्ट होते हो वैसे ही है एक ये पुल फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर ये पुल फैक्टर क्या है, ये अट्रैक्ट करते हैं, भाई आजा, भाई आजा, पढ़ तो कल भी लेगा, सिलेक्शन तो अगली बार जॉब आएंगी, अगली बार पढ़ लेगा, आज तू यहाँ आ जा, समझ रहे हो ना। तो ये है, आप एक इंसान अपना घर छोड़ के जा रहा है तो उसको कोई पुल कर रहा होगा ना, कोई खींच रहा होगा ना, क्यों, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, किसके लिए, बेटर जॉब। अब यहाँ पर पुल फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, जैसे आपकी बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी दिखी आपको कि यार मुझे यहाँ तो 10,000 मिल रहे हैं, ये हो गया पुश, कि आपको पुश कर रहा है भाई जा, वो पुल कर रहा है भाई तुझे यहाँ मैं 20 दूंगा आ जा, समझ रहे हो ना। तो ये है आपका पुल फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी हो जाएंगे, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, बेटर हेल्थ फैसिलिटी हो जाएंगी। अब जैसे देखो बहुत सारे लोग होते हैं, इंक्लूडिंग मैं भी अपना एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैं कभी आपको अपने, चलो एक प्रॉमिस करता हूँ, मैं अपने कभी पेरेंट्स से मिलवाऊंगा, मतलब अपने मतलब पेरेंट्स से मिलवा के मतलब एक रिकॉर्ड करूंगा पापा के साथ। मेरे पापा की एज लगभग 70 ईयर्स है, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे फादर्स मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे मम्मी पापा हैं। अभी जैसे क्या था कि मेरा जो बचपन है वो गांव का है, ठीक है, लेकिन हम शहर में माइग्रेट किए थे। हमारे गांव का जो शहर था, जिस डिस्ट्रिक्ट में थे हम, उस डिस्ट्रिक्ट में माइग्रेट किए, हमने वहाँ घर लिया, घर बनाया। तो उसका रीज़न था मेरे पापा माँ बाप की हेल्थ का। मुझे पता था कि अगर मेरे पापा, आज से मैं 10 साल पहले से मैं पापा को बीमार होते हुए देखा है, मेरे फादर पिछले 10 साल से कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, एंड वो मतलब उनको बहुत सारी दिक्कतें हैं, उनका किडनी डैमेज है 50%, उनको बीपी की प्रॉब्लम है, उनको डायबिटीज़ है, अभी लास्ट टाइम कुछ
टाइम पहले, लगभग 2-3 महीने पहले बहुत हालत ख़राब हो गई थी। वो तो भगवान का शुक्र है कि डायबिटीज़ कंट्रोल में आ गई। तो मतलब हम माइग्रेट किए कि अगर कोई भी हेल्थ फैसिलिटी चाहिए तो हम जल्दी से जल्दी पापा को वहाँ तक, पापा को या मम्मी को भी, मम्मी की भी एज हो रही है तो उनको भी दिक्कत रहती है। तो सब लोगों का माइग्रेट करने का अलग अलग रहता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, गांव में अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है इसलिए वो शहर चले जाते हैं। तो ये आपकी क्या होती हैं, पुल फैक्टर्स होते हैं जो आपको अपनी तरफ खींचते हैं। और जैसे आपके गांव में अनएम्प्लॉयमेंट है, बेटर हॉस्पिटल नहीं है, बेटर एजुकेशन सिस्टम नहीं है, ये पुश फैक्टर होते हैं, ये आपको ढकेलते हैं कि भाई जाओ यहाँ से, छोड़ो, यहाँ आपका कुछ नहीं होगा। तो समझ रहे हो मेरी बात? पुल फैक्टर्स और पुश फैक्टर में इतने अच्छे से समझा दिया है कि आई होप कि अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ये वो है जो पेपर में आपको ऑप्शन में देता है, तो एक बार देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बार्टर सिस्टम से पूछा गया, वैसे तो मैं मनी में पढ़ा दूंगा इसे, लेकिन ठीक है बार्टर सिस्टम देख लेते हैं एक बार। फ्री राइडर देख लेते हैं। फ्री राइडर एक टर्म होता है, फ्री राइडर का मतलब क्या होता है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले सकते हैं बार्टर सिस्टम क्या होता है। देखो अभी तो मनी आ गई, वैसे तो मनी वाले में पढ़ा था, ठीक है। एक अभी हम टॉपिक करेंगे मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, अभी जैसे बार्टर सिस्टम क्या है, अभी तो पैसा आ गया। आपको कुछ भी चाहिए, ब्रेड चाहिए, चाय चाहिए, दूध चाहिए, कुछ भी चाहिए, अपनी बेसिक नीड चाहिए या कोई और चीज़ चाहिए, हर एक चीज़ के लिए आप पैसे दो। जैसे एक कहावत है, पैसे फेंको और तमाशा देखो। तो अपने पैसे की बदबूते आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जब पैसा नहीं था तब क्या था, तब सोचा आपने? तब ऐसा नहीं था मेरे भाई। तब ऐसा था, अगर आपको राइस की ज़रूरत है और सामने वाले को गेहूं की ज़रूरत है और आपके पास गेहूं है, उसके पास राइस है, तो आप उसे राइस दे दोगे और वो आपको गेहूं दे देगा। समझ रहे हो? अब सपोज तुम्हारे पास राइस है लेकिन सामने वाले के पास भीट है, लेकिन उसे राइस की जरूरत ही नहीं है। आप उससे हाथ जोड़ते रहो, भाई मुझसे राइस ले ले, गेहूं दे दे। वो बोलेगा भाई मुझे राइस की जरूरत ही नहीं तो मैं राइस क्यों लूँ और तुम्हें भीट क्यों दूँ। तो बहुत दिक्कतें थी उस वक्त जब बार्टर सिस्टम चलता था। बाद में मनी आपकी जो करेंसी है वो इंट्रोड्यूस हुई, तो ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई। तो बार्टर सिस्टम का मतलब है लेन देन करना, एक किसी चीज़ के बदले दूसरी चीज़ देना। समझ गए ना बार्टर सिस्टम? और आप जानते भी होंगे, इतना तो मैं आपसे उम्मीद रखता ही हूँ। उसके बाद अगर मैं फ्री राइडर की बात करता हूँ, तो फ्री राइडर का मतलब आपको फ्री से ही समझ जाना चाहिए कि फ्री का मतलब क्या है। जो भैया फ्री में मिल जाए वो फ्री राइडर है। जैसे राइडर का मतलब समझ रहे हो, मुफ्त लाभ उठाने वाला व्यक्ति। ठीक है, फ्री राइडर। जैसे आप जा रहे हो रास्ते में, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपका कोई जानने वाला मिला। जैसे मैं बताता हूँ, जब मैं बेसिकली मैं एक गांव में रहता था, है ना। मेरा गांव का नाम चलो छोड़ो, है ना। मैं एक गांव में रहता था और उस गांव से मेरा लगभग 4-5 किलोमीटर दूर स्कूल था, है ना। और एकदम ये बता रहा हूँ, जब मैं 6 to 8 किया है मैंने उस स्कूल से। ठीक है, तो जब मैं इस स्कूल में पढ़ता था, 4-5 किलोमीटर जब मैं दूर पढ़ता था, तो क्या होता था कि साइकिल से जाते थे। कभी कभी क्या होता था कि कोई जा रहा है इधर से, सपोज पापा जा रहे हैं, तो पापा के पास पापा ने बोला चल मेरे साथ बैठ जा, मैं तुझे स्कूल तक छोड़ दूंगा। तो बड़ी खुशी होती थी, लेकिन उधर से आना भी है। अब पापा बोल रहे हैं कि भाई मैं तो नहीं आ पाऊंगा शाम को, मैं तो लेट हो जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर स्कूल से निकल के ऐसे देखते थे यार, कोई बाइक वाला आ जाए जो गांव की तरफ जा रहा हो, कोई बाइक वाला आ जाए जो गांव की तरफ जा रहा हो, और फिर उसे हाथ देते थे। कोई अच्छा होता था तो वो रोक देता था, उसके पे बैठ के निकल जाते थे, है ना। क्योंकि धूप पड़ रही होती थी एकदम, तो पैदल तो जा नहीं सकते। तो यही होता है मुफ्त का लाभ उठाने वाला। जैसे मुफ्त का लाभ, जैसे ये बताओ तुम जिस कॉलोनी में रह रहे हो या जिस गांव में रह रहे हो, अब तो गांव में भी ये सरकार फैसिलिटी पहुंचा रही है कि स्ट्रीट लाइट लगी रहती हैं। क्या उस स्ट्रीट लाइट का आपको कोई बिल पे करना पड़ रहा है? भैया पूरी कॉलोनी मिलके बिल पे करेगी? नहीं, वो फ्री में गवर्नमेंट आपको दे रही है। या बहुत सारी चीज़ें हैं, पार्क्स, जैसे आप कॉलोनी में रह रहे हो तो वहाँ पार्क्स बना के दे देगी, भैया शाम को घूमने चले जाओ। तो ये क्या है, सारी चीज़ फ्री राइडर है। ठीक है, समझ में आई? जो मुफ्त में मिलती है, जिनके बदले आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, डैट इज कॉल्ड फ्री राइडर। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ें? बोलोगे भैया बढ़ लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ना, कभी कभी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, इनसे सवाल पूछ लेता है। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर ना समझा देता हूँ, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक से आपको अगर पब्लिक वर्ड आ रहा है तो ये समझ लो ये चीज़ सरकारी है। इस पर किसका हक है? इस पर जो हक है वो सरकार का है। वो किसका हक है? सरकार का। जहाँ पर पब्लिक दिख जाए,
पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज का मतलब है जिस पर ओनरशिप किसकी है और जो किसके द्वारा चलाया जा रहा है वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? गवर्नमेंट के द्वारा। और उसका मेन पर्पज, मेन प्रॉफिट नहीं होता, गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। सोशल वेलफेयर, जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड ड्राइव ग्रोथ। जैसे कभी कभी देखो, 2-3 एग्जांपल याद रखना है। ये भेल बहुत पूछा है, आपसे पूछ लेगा भेल क्या, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री है। तो 2-3 एग्जांपल है, मैंने बहुत सारे लिखे हैं, एक बार सारे देख लेना। देखो इंडियन रेलवे तो आपको नहीं, आपको पता होगी, तो ये तो याद करने की जरूरत नहीं है। एक भेल, एक सेल और ONGC, ये 2-3 याद रख लो। और SBI सरकारी है, MTNL सरकारी है, LIC सरकारी है, ये तो थोड़ा सा आपको पता ही होगा। NTPC सरकारी है, तो ये आपको पता होगा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, तो BSNL सरकारी सिम है ना, आपको पता होगा, ये मुझे कोई रटवाने की जरूरत नहीं है। ये सेल, भेल, ONGC, शायद भेल तो 2 बार पूछा है कि ये क्या है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है क्या है, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना है ना। तो बस इतना याद है। उसके बाद जॉइंट से देखो, जॉइंट कोई रटने वाली बात नहीं है ना। जॉइंट से समझ में आना चाहिए कि भैया ये जॉइंट है, यहाँ पर पब्लिक भी आएगी, मतलब सरकार भी आएगी आपकी, और यहाँ पर आपका प्राइवेट लोग भी आएंगे। तो यहाँ पर दोनों की मिल भगत होती है, दोनों मिल के काम करते हैं। कोलेब्रेशन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्राइवेट सेक्टर। उसका एक एग्जाम्पल ये याद रखना, OIL याद रखना यहाँ पर, यहाँ ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और एक और सेकंड, हम अगर पीछे देखते हैं, यहाँ पर मैंने एक नहीं लिखा है, एक HAL भी पूछा गया है। ठीक है, HAL ये क्या है? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है, प्राइवेट सेक्टर, तो ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है, ये चीज़ ध्यान रखना। जॉइंट सेक्टर समझ में आ गया। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर मतलब ये जो ओन किया जाएगा वो एक किसी इंडिविजुअल या कॉरपोरेशन या प्राइवेट कंपनी, इसका ओनरशिप होगा, इसमें गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जैसे आपका TCS हो गया, टिस्को पूछा गया था पेपर में, टिस्को क्या है? प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री है, या पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है? तो टिस्को आपको पता होना चाहिए। TCS जो आपका पेपर कंडक्ट कराती है वो भी यहाँ पर आपकी क्या है? प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है। उसके बाद यहाँ पर शायद हमने क्वेश्चन लगाना नहीं भूल गया हूँ। यहाँ पर क्या था कि हमने यार 2 PPT बनाई थी मैंने। ठीक है, ये वाली PPT में मैं कुछ चीज़ें मतलब ये हिंदी में जो कन्वर्ट की है, इसमें क्वेश्चन ऐड नहीं हो पाए हैं जो आपके 2024 में पूछे गए हैं। लेकिन देखो, जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, इन्हीं से पूछे गए हैं, तो आप बिल्कुल बेचिंता हो गया, अपना लगा लीजिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमारा इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर था। प्लीज़ शेयर योर फीडबैक। मज़ा आया देखने में? हैं, बताओ। सबसे पहले तो आप ये बताया करो यार, बताते नहीं हो। मैं आपकी फ़ीडबैक का वेट करता रहता हूँ। तो सबसे पहले मेरे लिए आपकी फ़ीडबैक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं भाई। रात भर बैठ के अगर मैं काम कर रहा हूँ इतना थकने के बाद भी, तो आपकी फ़ीडबैक के लिए प्लीज़ डू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। बाद बाकी का, अगर आपको PDF चाहिए इन क्लासेस की, तो थोड़ा सा PDF के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, हमारा एक PDF ग्रुप है जिसकी प्राइस है 299। उसमें आपको किस किस की PDF मिलेगी पहले बता देता हूँ। देखो, हिंदी में अलग PDF देते हैं हम बिल्कुल, और इंग्लिश में अलग देते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हमारी अभी हमने कंप्लीट ग्रामर करा दी है, कंप्लीट ग्रामर हम कवर कर चुके हैं। 45 ग्रामर रूल जिसमें मैंने कराए हैं, उसके बाहर आपका MTS 2025 में एक सवाल नहीं आएगा। अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लो। और वो ग्रामर रूल की जो क्लास है हमारी, वो मैंने यहाँ पर अपना डाला हुआ है, मतलब उसकी जो PDF है, क्लास तो हमारी YouTube पे फ्री है, PDF भी वहाँ पर डाल दिया है उस क्लास की प्रिंटेबल फॉर्मेट में। स्टैटिक GK कवर कर चुके हैं, स्टैटिक GK की PDF मिल जाएगी। हिस्ट्री कवर कर चुके हैं, हिस्ट्री की PDF मिल जाएगी। पॉलिटी कवर कर चुके हैं, पॉलिटी की PDF मिल जाएगी। ज्योग्राफी की भी PDF मिल जाएगी, क्योंकि ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, अभी तो हम लेक्चर वाइज अपलोड कर रहे हैं, एक साथ हमारा इकोनॉमिक्स हो जाएगा तो इसकी भी कंपाइलेशन करके डाल देंगे। आने वाले टाइम में हम साइंस करने वाले हैं, उसकी भी PDF उसी ग्रुप में अपलोड होगी। तो कहने का मतलब है, इस 299 में आपको लगभग 10+ सब्जेक्ट की PDF हम आपको देंगे, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, डिजिटल फॉर्मेट में। ठीक है, अगर आपको PDF ग्रुप में ज्वाइन होना है तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए और बोलिए कि मुझे PDF ग्रुप में ऐड होना है। हमारी टीम में से आपको QR कोड भेजा जाएगा और उस पर आप 299 पे करना। 299 पे कर दोगे, स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, 24 आवर्स का वेट करना, एक लिंक भेजी जाएगी, उसके थ्रू ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए अपना।